और इस वक्त उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग का आखिरी घंटा चल रहा है। 1 घंटे के पहले वक्त था, लेकिन अब क्योंकि लगभग आधा घंटा और बच रहा है, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं और 6 बजे तक वोटिंग होनी है। ऐसे में जो भी लोग वहां पर उस दौरान में कतार में खड़े रहेंगे, सिर्फ उनकी वोटिंग पूरी होगी। इसके अलावा 6 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, ठहर जाएगी, रुक जाएगी। 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा मतदान लगभग, क्योंकि बाकी कई बार होता यह है कि जो लोग लाइन में खड़े होते हैं उनकी वोटिंग निपटाते निपटाते आधा घंटा और चला जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 6 बजे के बाद वोटिंग बंद हो जाएगी। आगरा में 3 बजे तक 47.51% मतदान हुआ। इस तरीके से अलीगढ़ की बात करें, यहां पर भी लगभग 46, बागपत में 50, गाजियाबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल कविनगर में यशोदा अस्पताल के मालिक और समाजसेवी दिनेश अरोड़ा और उनकी पत्नी शशि अरोड़ा ने मतदान किया। यहां पर देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी प्रबुद्धजन हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं और यहां पर दिनेश अरोड़ा और उनकी पत्नी शशि अरोड़ा ने भी मतदान किया। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल कविनगर में उन्होंने मतदान किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देखिए, वही सरकार हम सब लोग चाहते हैं जो जिसकी सरकार की वजह से देश आगे बढ़े, यहाँ के नागरिक खुश रहें, देश तरक्की करे। तो उस तरह की सरकार सब लोग चाहते हैं और वही चाहना भी चाहिए, जिसमें हमारे देश का हित हो, हमारे सिटीजन्स का फ्यूचर हो, वही सरकार चाहती है। अपनी चॉइस की सरकार बनानी चाहिए, जिससे कि आगे सेटिस्फेक्शन तो हो कि भी हमने ये सरकार बनाई है, तो उसकी वजह से आज हमारा देश तरक्की पर है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा सा लोनी की खबर पर डीएम ने संज्ञान लिया और वोट डाल रहे लोगों की डीएम ने प्रतिक्रिया ली। वोटर्स ने बताया कि जहां पर वोट डाल रहे हैं पर्ची भी वहीं की निकल रही है। कुछ लोगों ने ईवीएम से गलत पर्ची निकलने की शिकायत की थी, आरोप लगाया था, जिसके बाद डीएम ने उनको चेतावनी भी दी थी। लोनी की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान। वोट डाल रहे लोगों की डीएम ने प्रतिक्रिया ली और लोगों ने बताया कि वो जहां पर वोट कर रहे हैं वहीं की ही पर्ची निकल रही है। हालांकि एक महिला की तरफ से यह आरोप लगाए गए थे कि वो बटन दबा रहे हैं हैंडपंप पर, पर्ची निकल रही कमल की। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान। लोनी की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान। मशीन में गिरी है। सर, मेरा नाम अर्चना है। मैंने जहाँ वोट डाला है सही जगह। मेरा नाम प्रदीप है और जहाँ पे मैंने वोट डाला वहाँ पे जाके पड़ा है। मेरा नाम मेमना है, मैंने इसकी वोट डाली गई। मेरा नाम सुनीता है। मैंने गाजियाबाद लोनी विधानसभा के सपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी जानबूझकर मतदान प्रभावित कर धीमी गति से मतदान करा रहे हैं। साथ ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मतदान को प्रभावित किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि धीमी गति से मतदान हो। मशीन में गिरी है। सर, मेरा नाम अर्चना है। मैं जहाँ आपकी रिपोर्टिंग मिली, हमने आपको शिकायत भेजी। मेरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील है और मांग है, इसे कृपया दिखवाइए और मुस्लिमों को अपने अधिकारों से वंचित होने से बचाइए। कॉलेज में हम खड़े हैं और इसी तरह लोनी के सभी स्कूलों में जो मुस्लिम बाहुल है, ये अधिकारी जानबूझ के मतलब जो है बहुत स्लो मतदान करा रहे हैं और वोटिंग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। मेरी 1 घंटे यहाँ मशीनरी 5 जगह की को आपकी रिपोर्टिंग मिली है और हमने आपको शिकायत भेजी। मेरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील है और मांग है, इसे कृपया दिखवाइए और मुस्लिमों को अपने अधिकारों से वंचित होने से बचाइए।
बीजेपी कद्दावर नेता आरपी सिंह ने अपने गांव पराई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान करने के बाद बताया कि सरकार ने भी संकल्प पत्र में जो वादे किए वो उन सबको पूरा करेगी और किसानों को फ्री बिजली और एमएसपी देने की बात हमने कही है। इस वक्त अभी अपने मत का प्रयोग करा है तो किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं, मतलब देखो सरकार की क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर एक तो सबसे पहले प्रदेश के और 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं सभी मतदाताओं से निवेदन है कि अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। जो हमारा पहला अधिकार है मत देने का, तो सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि अपना मताधिकार का उपयोग जरूर करें। और आज प्रथम चरण का चुनाव है, लगभग 32% करीब 1 बजे तक वोटिंग हो चुकी है और पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि चुनाव का पहला चरण उत्तर प्रदेश से ही आरंभ हो रहा है, इसलिए यहाँ अच्छा माहौल है, एक उत्सव का माहौल है। सुबह मैं गाजियाबाद में था, गाजियाबाद बुलंदशहर होता वहाँ भी कई बूथों पर मैंने देखा तो लोगों में उत्साह है। यहाँ भी आप देखें महिलाएं बच्चे जो पहली बार जिन्होंने वोट दिया है वो लोग भी, वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी बार पहली बार मताधिकार का उपयोग किया है, और बुजुर्ग हैं, ये सब लोग लाइन में लगे हैं, तो अच्छा माहौल है। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने चाहे वैक्सीन, आप पहली वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश के अंदर 100% हो चुकी है और जो दूसरी डोज है वो लगभग 70% से अधिक व्यक्तियों को लग चुकी है और बूस्टर डोज अभी पूरी लगने के लिए लोग जो, तो कहने का तात्पर्य है कि इस चीज़ में, तो कोरोना की लड़ाई में जो हम लोग आगे बढ़े हैं और इस तरह से जीती है, और जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की है, संकल्प पत्र में हमने जो कहा है उसे पूरा करने का प्रयास किया जाए। मथुरा मांट विधानसभा से बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने अपने पैतृक गांव में पचहरा आकर मतदान किया। लगातार 8 बार से विधायक हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा। पंडित श्याम सुंदर शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह अपने परिवार के साथ पैतृक गांव बासौली पहुंचे, जहां पर उन्होंने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बागपत अब आरएलडी का गढ़ नहीं रहा, गढ़ पहले ही टूट गया था। उन्होंने कहा कि इस बार भी बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे, किसानों को कुछ लोग गुमराह कर रहे थे। करने आया हूँ, सभी अपने गांव के लोगों से बोलूंगा कि सब लोग जो है मतदान करें, उस पार्टी के लिए मतदान करें जिन्होंने उनको सुरक्षा दी है, जिन्होंने इनको चौमुखी विकास दिया है, जिन्होंने महिलाओं और किसानों को सम्मान दिया है। 58 सीटों में कितनी जीत कर रहे हैं आप लोग, क्या उम्मीद है? पिछली बार जितना 2017 में जितनी मिली तो उससे ज्यादा इस बार जो है हमको मिलेंगी। देश में जो है हिजाब कांड छिड़ा हुआ है, हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, विरोध हो रहा है हिजाब का, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ आप खड़े हो यहाँ इस प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर न गाँव में कोई है, सब लोग यहाँ मिल करके रहते हैं, यहाँ सबका साथ और सबका विश्वास है। जैसे विरोध हो रहा है, क्या ये सही है गलत आपके हिसाब से? कौन सा विरोध? जो हिजाब का विरोध किया जा रहा है कई जगह। मुझे मालूम नहीं, यहाँ तो मैंने कुछ सुना नहीं, यहाँ को ये कोई प्रश्न ही नहीं है। ये चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। पश्चिम में गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ सीधा मुकाबला है, कितनी सीटें बीजेपी निकाल कर जाएगी? जैसे मैंने कहा 2017 से ज्यादा जो है सीटें निकालेगी। मैं आया हूँ। यूपी चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान किए जाएंगे। यहां से सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी एक दिन में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा सभाएं कर वोटर्स को कमल के निशान पर वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं। नरेश सैनी अपनी सभाओं में मोदी योगी राज के सुशासन और विकास के नाम पर वोट मांगते हुए सपा के गुंडा माफिया राज की याद दिलाकर बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। नरेश सैनी की सभाओं में लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी नजर आ रही है, इसलिए बेहट विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर की संभावना बन रही। सहारनपुर में आज पीएम मोदी और सीएम योगी की जनसभा के बाद इस सीट पर समीकरणों में बदलाव हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि नरेश सैनी का साफ कहना है कि बेहट विधानसभा सीट पर उनसे कोई खफा नहीं है। इस चुनाव में जनता का उन्हें बहुत सारा प्यार और सहयोग मिल रहा है। इस बार जो बेहट
कि नंबर 1 विधानसभा उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा है। इसमें जनता ने तय कर दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के अपने भाई को जिता के विधानसभा भेजने का काम करेंगे। यहाँ किसी की कोई चुनौती नहीं है, यहाँ एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी साहिल खान का जनाधार लगातार बढ़त बना रहा है। दरअसल बसपा प्रत्याशी साहिल खान गांव के डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी जीत के लिए लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं आज विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े उलेमा साहिल खान के आवास पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ साहिल खान को अपना समर्थन देने की बात कही, बल्कि भरोसा भी दिलाया कि नकुड़ विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय के लोग आगे बढ़कर साहिल को जिताने का काम करेंगे। उलेमाओं का साहिल खान के पक्ष में आने से अब समीकरण बदलने की संभावना बनती नजर आ रही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि उलेमाओं का समर्थन वोट में परिवर्तित होता है तो यहां 10 मार्च को चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। चुनाव देखिए एक तरफा चल रहा है और आप देखेंगे नकुड़ विधानसभा में सब समाज का हमें सपोर्ट मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से प्रचंड बहुमत की तरफ जा रही है। विकास की जिम्मेदारी उन लोगों की बनती थी जिनके पास इक़्तिदार तकरीबन 20 साल रहा। 20 साल सत्ता में रहने के बाद मंत्री जी ने यहाँ पर जितनी बदहाली हमारे क्षेत्र में है, मेरे ख्याल से इतनी पिछड़ी विधानसभा पूरे ज़िले में कहीं नहीं होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होगी। नकुड़ विधानसभा की आपको एक बयान पता चला होगा, मंत्री जी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं प्रमुख साहब हमारे। उन्होंने भी बोला कि अगर कोई वोट नहीं देगा तो घर में घुस घुस के मारेंगे और उनके ऊपर उनको चुनाव आयोग से मंत्री जी को नोटिस भी आया है। तो अगर वो मंत्री जी सोच रहे हैं कि अपने सहयोगियों से वोटर को डरा कर उनका वोट लेंगे तो उनको जनता 14 तारीख को सबक सिखाने का काम करेगी। चुनाव हमारे इलाके में चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी तरह चल रही है और चूँकि इस मर्तबा समाजवादी ने एक आरएसएस के एक आदमी को वोट देकर मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया है, इसलिए मुसलमान जो है उस आरएसएस के जो समाजवादी का जो कैंडिडेट है उसको नकार रहे हैं और मुसलमानों की हिमायत और मुसलमानों का वोट उनको मिलने वाला नहीं है। इस मौके पर तमाम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हम साहिल खान साहब को वोट करेंगे और उन्हें कामयाबी से हमकिनार कराएंगे। ये सब उलमा यहाँ आए हैं, इन उलमा का मजहबी एतबार से बहुत असर है और आवाम इनकी बातों को मानती है। साहिल खान साहब बहुत ही इंसानों के हमदर्द हैं, युवा हैं और बहुत मुतहर्रिक हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं, इसलिए ऐसा लीडर ही मुंतखब होना चाहिए। उत्तराखंड की महिलाओं को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का संदेश, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को होती है। आपकी सरकार बनी तो हर महिला को बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डालेंगे। आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने मुंह देखना नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार बनी तो आपकी बिजली भी फ्री होगी, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, मुफ्त इलाज होगा। 5 साल में आपके परिवार को सीधे सीधे 10 लाख रुपए का फायदा होगा। इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके जरूर देखिए। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए आइडियाज। हमने दिल्ली में अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार एक ईमानदार सरकार बनाएंगे। 5 साल में हम इतना काम करेंगे कि आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। 14 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। उत्तराखंड की सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। महंगाई बहुत बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा तकलीफ औरतों को होती है। घर तो उन्हें चलाना होता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके घर की हर 18 साल से ऊपर की महिला को उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये डालेंगे। फिर आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने मुंह नहीं देखना पड़ेगा, किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। हमारी सरकार बनी तो आपकी बिजली भी फ्री करेंगे, बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, उनकी शिक्षा फ्री करेंगे, आपके परिवार का अच्छा और मुफ्त इलाज करेंगे। ये सब मिला के 5 साल में आपके परिवार को कम से कम सीधे सीधे 10 लाख रुपए का फायदा होगा। आज तक कांग्रेस ने उत्तराखंड पे 10 साल राज किया, बीजेपी ने भी 10 साल राज किया। 10 साल कम नहीं होते। एक बार और अगर इन पार्टियों को वोट दोगे तो ये कुछ नया नहीं करने वाले, सब कुछ वैसे ही पुराने ढर्रे पे चलता रहेगा। इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके देखिए। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए आइडियाज़। हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार एक ईमानदार सरकार बनाएंगे। 5 साल में हम इतना काम करेंगे कि आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे।
दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने गंगोत्री विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गंगोत्री विधानसभा के लोग बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को तीसरा विकल्प मानकर लोग आम आदमी की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। राखी बिरला पिछले 2 दिनों से लगातार गंगोत्री विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी नीतियों को उत्तराखंड के हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने देखा है, बदलाव के लिए लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों ने पूर्ण रूप से फैसला ले लिया है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी जन जन तक जाकर जनसंपर्क कर रही है, लोगों से बात कर रही है, चर्चा कर रही है, तो कुल उत्तराखंडी लोगों के, पहाड़ी लोगों के जो मुख्य तौर पर व्यू निकल कर आ रहे हैं, बहुत हताशा और निराशा और गुस्सा भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रति उनके अंदर है, क्योंकि जब से एक अलग राज्य के रूप में हमारा उत्तराखंड प्रदेश बना है, तब से लेकर आज तक बारी बारी भाजपा और कांग्रेस के लोगों को यहाँ के लोगों ने नेतृत्व सौंपा और बार बार नेतृत्व लेने के बाद, सरकार में आने के बाद, इन भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने अपना और अपनी सरकारों को में बने हुए जो लोग हैं उनके घर को भरने का काम करा। कपकोट विधानसभा से बसपा प्रत्याशी हरगोविंद जोशी ने आप प्रत्याशी भूपेश उपाध्याय को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। बता दें, हरगोविंद जोशी 2022 से पूर्व 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और कपकोट विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से जन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आप प्रत्याशी भूपेश उपाध्याय हरगोविंद जोशी को सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। अब कांडा कपकोट विधानसभा के 188 पोलिंग बूथों पर बसपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की मदद करेंगे और आप प्रत्याशी भूपेश उपाध्याय ने दावा भी किया कि कपकोट विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी। मैं हरगोविंद जोशी, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी 46 विधानसभा क्षेत्र कपकोट से अपने 2022 के विधानसभा चुनाव का इस वक्त भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में रहे आम आदमी पार्टी उम्मीदवार श्री भूपेश उपाध्याय जी को देता हूं। इसका कारण है कि भूपेश उपाध्याय जी वर्तमान में कड़ी टक्कर में पूरे जोर से इस चुनाव मैदान को फतह करेंगे। कपकोट विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे हरगोविंद जोशी जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को मुझको अपना समर्थन दिया है और बसपा के सभी कार्यकर्ता 188 बूथों पे जो यहाँ पर लोग हैं वो सभी आम आदमी पार्टी के लिए आज से काम करेंगे और हरगोविंद जोशी जी के आम आदमी पार्टी में समर्थन देने से आम आदमी पार्टी को कपकोट विधानसभा में मजबूती मिली है और पिछली बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर लगभग 7,000 वोट लेके आई थी। यहाँ पे एक अच्छा कैडर वोट बहुजन समाज पार्टी का है, जिसका निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को लाभ मिलेगा और कपकोट विधानसभा तो हम जीतेंगे, प्रदेश में हम लोग 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे, ऐसी हम सब लोगों की उम्मीद है और ऐसी आशा है। वोटिंग के लिए बचा 15 मिनट से कम का वक्त, शाम 5 बजे तक 57.79% मतदान। पश्चिमी यूपी के पहले चरण में अब तक 57.79% वोटिंग। आगरा में 5 बजे तक 56.52, अलीगढ़ में 57.25, बागपत में 61.25, बुलंदशहर में 7.57, नोएडा में 53.48%, गाजियाबाद में 52.43%, हापुड़ में 7.53%, मथुरा में 58.12%, मेरठ में 58.23%, मुजफ्फरनगर में 62.09% और शामली में 61.75% मतदान। अब 15 मिनट का भी वक्त लगभग बच नहीं रहा, क्योंकि 5 बजे के बाद से 1 घंटे का वक्त था और अब 6 बजने में 10 मिनट और बाकी हैं और 6 बजे तक ही वोटिंग है। ऐसे में 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 53.48% नोएडा में है। ब्रजेश मेरे सहयोगी मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, अतुल शर्मा सरधना से, मनोज मिश्रा, निशांत शर्मा, मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक बार रुक करेंगे ब्रजेश श्रीवास्तव का। ब्रजेश जी, क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि देखिए अब बहुत ज्यादा वक्त बच नहीं रहा, तो क्या कुछ आपके पोलिंग बूथ पर तस्वीर है? लोगों की लंबी कतारें बचती हैं क्या अभी, या फिर वोटिंग ऑलमोस्ट निपटने की कगार पर है?
बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह कि वोटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। मैं आपको जरा पोलिंग बूथ का नजारा दिखाऊं। अब महज 5 से 7 मिनट का समय बचा है जब जो है पोलिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको मतदान केंद्रों पर जो है इक्का दुक्का लोग ही अगर जो छूटे हुए हैं वो आ जाएं तो बात अलग है, वरना लगभग वोटिंग खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि टाइम को 5 से बढ़ा करके 6 बजे तक कर दिया गया है। हाँ। ऐसे में जैसे में लोगों को जानकारी मिली तो कुछ लोग पोलिंग सेंटर की तरफ जरूर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो 5 बजे के दौरान में कुछ ज्यादा भीड़ सी नजर आई थी क्या? और सबसे अहम, बिल्कुल 5 बजे तक पोलिंग सेंटर्स में भीड़ थी, काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दी। तो जाहिर तौर पर लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि वो टाइमिंग। ब्रजेश जल्दी से, क्योंकि जहां आज आप हैं उस जगह का जिक्र बार बार होता रहा, तो कैसा रहा यहाँ पर टोटल वोटिंग अभी तक? लोगों का कितना उत्साह देखने को मिला? जल्दी से ब्रजेश। बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे अहम बात यही है कि मुजफ्फरनगर को पॉलिटिक्स का एपिक सेंटर कहते हैं और यहां पर वोटिंग भी उसी लिहाज से हुई है। अब तक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर आप 58 सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में हुई है। रुक करूंगी अतुल, सरदना भी खूब चर्चा का विषय बनी रही। यहाँ पर अब तक किस तरीके का उत्साह देखने को मिला लोगों का वोटिंग को लेकर? देखिए पूजा साफ पर बताएं, मेरठ के सरदना की इस समय भी लगभग लंबी कतारों में लोग लग करके वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय कम बचा है, केवल 9 मिनट का समय बचा हुआ है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कुछ ना कुछ जो परेशानियां रही हैं, पीठासीन अधिकारियों की परेशानियां रही हैं, ईवीएम मशीनों की जो परेशानी रही है, उसके लिए इनको तो वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा ना। जो लोग लाइन में खड़े होते हैं आमतौर पर उनको तो परमिशन मिल जाती है, तो इनको तो कम से कम परमिशन रहेगी ना वोटिंग करने की। मुझे साफ तौर पर जो लोग कतारों में लंबी कतारों में लगे हुए हैं उनके साफ तौर पर कहना है अधिकारियों के जब तक पोलिंग चलेगा तब तक लंबी कतारें खत्म नहीं हो जाती है। मेरठ में लगभग अगर गांव की बात की जाए, देहात क्षेत्र की बात की जाए तो 70 से 80% पोलिंग पहुंच चुका है। वहीं शहर की अगर टोटल मेरठ ऑल ऑफ की बात की जाए, सातों विधानसभा की बात की जाए तो तकरीबन 58 से 60% पोलिंग अभी तक हो चुका है। ठीक है, आगरा का रुख करेंगे। कृष्णा, आपके पोलिंग बूथ पर क्या स्थिति बनी हुई है? अभी भी लोग हैं, डटे हुए हैं क्या? समय 7 बजे से मतदान हुआ था। आज लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। सबसे ज्यादा युवा और महिलाओं में सबसे ज्यादा जोश और जुनून दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये देखने को मिली कि हर बार चुनाव में 1 बजे के बाद बहुत कम मतदान होता था, लेकिन इस बार 1 बजे के बाद मतदान सबसे ज्यादा रहा। और अभी भी आप पीछे देख सकते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो मतदान करके आए हुए हैं। तो अभी केवल 5 मिनट बाकी है, उसके बाद भी अभी यहाँ पर मतदान चल रहा है। तो निश्चित तौर से मथुरा से एसके भी है, आगरा में मथुरा भी खूब चर्चा का विषय बनी रही है। एसके, मथुरा में लोगों को कैसा उत्साह रहा? बिल्कुल, अगर हम मथुरा की बात करें तो शांतिपूर्ण मतदान रहा है। उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री, जिसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हैं, उसके अलावा पशुधन मंत्री यहाँ पर चौधरी जी भी है, जो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। छाता विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं और श्रीकांत शर्मा मथुरा की सदर सीट से है और लगातार वो प्रचार कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। कहीं ना कहीं आज जब मतदान हो रहा था उस दौरान लगातार मतदान केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया और लोगों से अपील की कि विकास के लिए वोट दें। सुबह उन्होंने पूजा की थी, जिसके बाद उन्होंने वोट की बात कही। और निश्चित है कि अगर हम अब देखें तो सबसे ज्यादा मतदान जहां मुजफ्फरनगर में है, शामली में है, उसके अलावा बाकी के जो जिले हैं वहां पर फिलहाल अभी 60% का आंकड़ा सब जगह पर पार नहीं हो पाया है। लेकिन अच्छा, एक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान जो मथुरा को लेकर था, उसका कितना असर देखने को मिला? क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है वोटिंग, तो ऐसे में जरूर चाहेंगे कि इसका क्या असर है, वो भी आप बताएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वोटिंग का असर रहा है, क्योंकि लोगों को पता था कि समय ज्यादा है। 11 घंटे का समय था, सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक। और अभी भी जो लोग आएंगे, जो 6 बजे से पहले मतदान केंद्र पर आ जाएंगे, वो वोट डाल सकेंगे। और जो लोग लाइन में लगे हैं वो लगातार डाल सकेंगे। मैं एक मतदान केंद्र पर खड़ा हूं जो कि मथुरा सदर का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आप सभी लोगों के पास हम वापस लौटेंगे, क्योंकि अब देखिए वोटिंग ऑलमोस्ट बंद होने वाली है। मुश्किल से 5 मिनट का वक्त और बचता है, क्योंकि 6 बजे तक का वक्त था। लगभग 11 घंटों तक मतदान चलने वाला है और बस मुश्किल से 5 मिनट और बच रहे हैं। तो अब जो लोग दे पाए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए हैं, वोट दे पाए हैं, वो बड़े लकी हैं, क्योंकि इस पर्व में उनकी भी भागीदारी रही है और सरकार बनने में उनकी भी बड़ी अहम भूमिका